नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इस बुलेटिन में चुनाव से लेकर हर खबर आप तक हम पहुंचाएंगे, विस्तार से हर तस्वीर आप तक। शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 जून को काउंटिंग होगी देश में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीट, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीट, तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीट और चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा समेत 6 सीटों पर मतदान होगा। 20 से 27 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्र की जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में प्रदेश की 7 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीट शामिल है। तीसरे चरण में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ शामिल है। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। इसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में इस बार 5 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्राफिकली आप समझिए और ध्यान से देखिए कि कब कहां चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव हो रहे हैं, कितनी सीटों पर हो रहे हैं। पहला चरण 19 अप्रैल 21 राज्य 102 सीट, दूसरा चरण 26 अप्रैल 13 राज्य और 79 सीट, तीसरा चरण 7 मई 12 राज्य 94 सीट, चौथे चरण की बात करें तो 13 मई 10 राज्य 96 सीट, पांचवा चरण 20 मई 8 राज्य 49 सीट, छठा चरण 25 मई 7 राज्य 57 सीट, सातवां चरण 1 जून को होगा 8 राज्यों के लिए और इसमें 57 सीट शामिल है। नतीजे 4 जून को आएंगे। मध्य प्रदेश में 4 चरण में वोटिंग होगी। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण की तारीख आप देख रहे हैं। शुरुआत 19 अप्रैल से होगी पहले चरण की 6 सीटों पर और इसमें छिंदवाड़ा, बालाघाट ऐसे कई सीटें हैं जहां पर आप बहुत दिलचस्प मुकाबला देखेंगे। इसके अलावा 13 मई को 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो कहां कहां पर क्या हलचल है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, ये सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे ग्राउंड जीरो के हीरोज आप तक पहुंचाएंगे हर तस्वीर। सबसे पहले मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हमारे साथ है, उमेश मौर्य हमारे साथ बिलासपुर से है और वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ है। उमेश, सबसे पहले आपके पास चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जनता का जोश कितना हाई है? देखिए, चुनाव के जो घोषणा है तारीखों का, उसके घोषणा होने के बाद से जो जनता है वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मतदान करे और अपना जनप्रतिनिधि, एक सशक्त जनप्रतिनिधि चुने। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस वक्त बिलासपुर लोकसभा के मस्तूरी विधानसभा में मौजूद हूँ और ये वो विधानसभा है जहां पर पिछले दिनों जब विधानसभा की वोटिंग हुई थी तो यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया था। इसलिए मैंने चुना कि क्यों ना एक बार फिर से इसी गांव में पहुंचा जाए और क्या स्थिति है इस बार यहाँ पर गांव की और किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में वोट करने जाएंगे। जी सर, हम लोग के गांव में तो रोड ही नहीं है। अगले बार हम लोग किए थे तो कुछ अभी तक के बोला था कि वो चुनाव होने के बाद 1-2 महीने बाद चालू हो जाएगा रोड का काम, ऐसे बोल के कुछ किया ही नहीं। तो इस साल भी वैसे हो रहा लगता है मेरे को, इस साल वोट नहीं कर पाएंगे। जी जी, कौन प्रत्याशी है मैदान में उतरा है, कुछ पता जानकारी? सर, हम लोग को इसके बारे में तो अभी तक पता नहीं है, ना गांव में प्रचार है ना प्रसार है और हम लोग को ये भी पता नहीं है कि कौन प्रत्याशी कहां से खड़ा हुआ है, क्या है, ये तो पता ही नहीं हम लोग को। जी जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे दादा? क्या समस्या है गाँव में आपके? हमारे गाँव में होगा? हाँ। अरे वो आही भर का था, कुछ देता गरीब ला, आपने झूलिया तो भर था जी। मोर ऐसने कोट चलते श्यावर रामचंद्र की जय। तुम क्या लगा अच्छा, वोट किसको करोगे? मान लो अगर आप लोगों को किसी एक को चुनना होगा तो क्या लगता है कौन यहाँ पर हावी, किसकी लहर देखी जा रही है? अभी लहर तो सर किसी की पता नहीं है, जो काम करेगा उसी को भाई जीत दिलाएंगे जी। हाँ। अच्छा, पिछले बार आप लोगों ने विरोध किया था गांव में वोटिंग का, इस बार भी ऐसी सोच रहे हैं? हो सकता है, क्या हो सकता है ऐसी, वोट नहीं डालने का इरादा है।
हाँ, आप बताइए कि क्या समस्या है गांव में? बस सिर्फ ये रोड बनना चाहिए यहाँ से लेके नंदी तक। हाँ, नहीं बना है रोड। नहीं बना है। तो वोटर्स की कुछ समस्या डिमांड जस है के तस उमेश, बने। वाकई में, और हर वोटर एक उम्मीद, एक आस के साथ ही नेताओं को वोट डालते हैं, लेकिन जब उनके वादे पूरे नहीं होते तो उन्हें बुरा भी लगता है, और इसीलिए अब ये नाराजगी भी उनकी सामने आ रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि हमारे मुद्दे हैं और हमें ऐसा नेता चाहिए। मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन सीधे रुक करूंगी वासु चौरे का, जो भोपाल से जुड़े हैं। वासु, भोपाल में तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे और अभी से क्या तैयारियां हैं वहां पर? किस तरीके से यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा? कितना दिलचस्प मुकाबला होगा? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होंगे। भोपाल में तीसरे चरण का मतदान होगा और भोपाल चूंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है यहाँ से तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर केंद्रित रहता है और यहाँ से पूरे राज्य में चुनावों का जो संचालन है वो होता है। इलेक्शन कमीशन का मध्य प्रदेश का मुख्यालय जो है वो भी भोपाल में स्थित है और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक बड़े पैमाने पर जो पुलिस की व्यवस्था लगाई जाती है, जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती है, उसकी मॉनिटरिंग भी कहीं ना कहीं राजधानी से होती है। तो भोपाल में जब भी कोई इलेक्शन मध्य प्रदेश में होता है तो भोपाल में विशेष तौर पर तैयारियां देखी जाती हैं और जो हलचल है भोपाल में वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। अगर आप प्रशासनिक दृष्टि से भी देखते हैं, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो चुकी है, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो शासन के बाद सीधे प्रशासन के हाथ में आ जाती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होती है और उस सब का संचालन भोपाल से होता है। तो उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। यानी कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं, बीजेपी कांग्रेस की बैठकें चल रही हैं, अपनी अपनी रणनीति बनाने का वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें और अगर हम पुलिस की बात करें खासतौर पर, तो उनकी भी अपने स्तर पर जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश के उन तमाम जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जो सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं, वहां पर किस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, कितने ठीक है, मैं इस पर आऊंगी कि कहां पर किस तरह व्यवस्थाएं की जा रही है। मिथिलेश ठाकुर भी हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हैं। मिथिलेश, बात करें अगर दुर्ग की, तो तीसरे चरण में यहां पर वोट डाले जाएंगे, उससे पहले जनता कितनी तैयार है? कितना दिलचस्प मुकाबला दुर्ग में होगा? देखिए, दुर्ग लोकसभा की बात किया जाए तो दुर्ग लोकसभा राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार इतिहास बनते रहे हैं और हर जो समीकरण है वो टूटता रहा है। इस बार तारीखों का ऐलान हो गया है, तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे, 7 मई को यह मतदान होगा। इससे पहले नामांकन की प्रक्रिया होगी। प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां शुरू कर दी गई है। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब दुर्ग में चुनाव होंगे। तो अब तारीखों का ऐलान होते ही जब लोग हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दल के लोग तैयारियों में पहले से जुटे हुए थे, अब और पूरी तरह से जुट गए हैं। आज बड़ी बड़ी बैठकें होने वाली हैं, बीजेपी बड़ी बड़ी बैठकें लेने वाली है, संभाग स्तरीय बैठकें होंगी, सामाजिक स्तर की बैठकें होंगी। तो इस तरह से राजनीतिक जो लोग हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। दूसरी ओर प्रशासनिक तैयारियां जो है वो भी लगातार तेज कर दी गई हैं। आज दुर्ग कलेक्टर ऋषभ प्रकाश चौधरी एक बैठक लेने वाली है, जिसमें उन्होंने वो तमाम आचार संहिता के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत में शहर में कार्रवाइयां शुरू हो गई है। जितने भी राजनीतिक दल के जो होर्डिंग्स लगे हुए थे, बोर्ड लगे हुए थे, उनको हटाया जा रहा है। जो संदेश लिखा गया था दीवारों पर वो भी मिटाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी स्तर पर कार्रवाइयां तेज हो गई है। सभी कोई अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लोग भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और ये अब चयन करेंगे 7 मई को उनका मतदान होगा कि कौन उनके लिए बेहतर है। लेकिन दुर्ग में राजनीतिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा पिछले यदि बात किया जाए तो वर्ष 2014 के चुनाव में जब मोदी लहर चल रही थी, उस दौरान एक इतिहास मिथिलेश, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील हंचौरिया शाहजहांपुर से। सुनील, शाहजहांपुर में कितना दिलचस्प मुकाबला होगा और यहां पर क्या जनता तैयार है? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद चुनावी बोर्ड में सभी लोग आ चुके हैं। नेता सबसे पहले आए हैं, चूंकि दिलचस्प मुकाबला मैदान में उन्हें उतरना है। जनता तो आखिरकार वोट करेगी ही सही हो, लेकिन जिस तरीके से शाहजहांपुर देवास संसदीय सीट में 13 मई को चुनाव एक काफी लंबा वक्त है। इस लिहाज से देखा जाए तो नेताओं के पास एक बड़ा लंबा वक्त होगा अपने क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार करने का, स्टार प्रचारकों की रैली करवाने का। और इसी कड़ी में आज जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राजेंद्र मालिक, वो भी शाहजहांपुर पहुंचेंगे। जो भाजपा प्रत्याशी थे, जो मौजूदा, यानी कि राजनीतिक दलों की भी अपनी अपनी तैयारियां हैं। उमेश मौर्य भी लगातार जुड़े बिलासपुर से। उमेश, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछे कि उनके मुद्दे क्या होंगे। हालांकि हम सुन भी रहे थे तो उनका कहना था कि कुछ वादे नेताओं ने पूरे नहीं किए जिससे वो निराश है, लेकिन ये निराशा क्या वोटिंग डे पर भी नजर आएगी उनकी?
देखिए, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसी गांव में जो है चुनाव का बहिष्कार किया गया था और इनकी मांगे ये थी कि यहाँ पर सड़क, पानी, नाली, बिजली जैसी जो तमाम समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, वो दूर नहीं हुई थी। लिहाजा यहाँ पर विरोध किया गया था। हालांकि जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर यहाँ पर वोटिंग कराया था, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव और इनकी मांगे जो हैं जस की तस बनी हुई हैं। ना तो यहाँ पर सड़क और नाली की व्यवस्था की गई है, लिहाजा इनकी मांग है कि एक बार फिर से ये मुद्दे पर ये वोट करेंगे। जो इनको अच्छा काम करेगा, नाली सड़क की सुविधा देगा, उसको वोट करेंगे। कहीं ना कहीं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में 20 लाख से अधिक जो वोटर्स हैं वो मतदान करेंगे और बिलासपुर के लोकसभा से जो मस्तूरी विधानसभा है वो काफी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर मैं ग्राउंड जीरो पर जब जाकर लोगों से बात करता हूं तो उनका कहना है कि नेता तो वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो दोबारा गांव में नहीं आते, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्या होती है। तो कहीं ना कहीं उन नेताओं को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है जो वोट लेकर तो चल देते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते, धरातल पर वो स्थिति नहीं दिखती है। वो हमारे साथ वोटर्स है, हम जानेंगे। आप युवा हो, क्या कुछ चाहते हो आप इस क्षेत्र में? हम लोग सर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का ये रोड बन जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड का ही है। क्या है, सुबह सुबह बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते समय क्या है, कहीं पर भी पत्थर हो गया, एक्सीडेंट वगैरह का केस देखा हूँ बहुत ज़्यादा हमारे गाँव में। तो वही है, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे गाँव में रोड का ही है और जितना जल्दी हो सके रोड का ही मतलब निर्माण करवाए, बस। धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं जो मूलभूत जो समस्या है गांव की, सड़क, नाली, पानी, वो बनी हुई है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। अब देखना यह है कि चूंकि यहाँ इनके ये जो वोटर्स है, जो यहाँ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ना तो यहाँ कोई अभी तक के प्रत्याशी पहुंचा है। चूंकि अभी बिलासपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं हुई। हालांकि बीजेपी ने एक अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तोखन साहू को, पूर्व विधायक हैं, हालांकि वो भी यहाँ पर अभी पहुंचे नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी ये डिमांड होगी कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा करें, तब ये जाकर अपने वोट उनको देंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि अब नेता कब पहुंचते हैं और कब तक के इनके मांगों पर पूरा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है मतदाता वो पूरी तरीके से एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। बस इंतजार है तो मतदान के दिनों का, जब मतदाता जब अपने मतदान के जरिए अपने सशक्त प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। जी, शाहजहांपुर की अगर बात करें तो शाहजहांपुर में राजनीतिक दल तो है ही तैयार, उनकी तरफ से तो तैयारियां की ही जा रही हैं, लेकिन आपने एक हमारा जो खास कार्यक्रम जाता है उसमें भी लोगों से बातचीत की होगी ग्राउंड जीरो से। यहाँ के मुद्दे क्या हैं शाहजहांपुर के? देखिए, शाहजहांपुर जो है वो कृषि आधारित जिला है और यहाँ पर पिछली बार जो है भाजपा ने बड़ी बम्पर जीत हासिल की थी, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। और इस बार जब हमने भाजपा प्रत्याशी से बात की तो उनका कहना था कि जो मोदी की गारंटी है उसी के भरोसे वो चुनाव में, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जो है उनका सीधा सीधा आरोप ये है कि मौजूदा सांसद निष्क्रिय है और जनता के बीच, जनता जिस तरीके से परेशान है उसको लेकर जाएंगे। लेकिन अगर मैं जनता के मुद्दे की बात करूं तो जनता चाहती है कि यहाँ कम से कम मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा हो, यहाँ पर जो कृषि उत्पादन होते हैं, जो यहाँ से जो बम्पर पैदावार संतरे की होती है, आलू की होती है, प्याज की होती है, उसे एक अच्छा बाजार मिले, उसे एक अच्छा भाव मिले, किसानों की समस्या कम से कम दूर हो। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी कमी है और जिस तरीके की सुविधाएं उसके बाद यहाँ के लोगों को इलाज के लिए इंदौर, उज्जैन रेफर किया जाता है, उसमें कमी है। और चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही यहाँ पर कुछ इस तरीके की व्यवस्था हो जिससे कि आम लोगों को राहत मिले। तो तमाम मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव में जिसको लेकर जनता वोट करेगी। बिल्कुल, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी। सुनील, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। मिथिलेश, आपका बहुत शुक्रिया। उमेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। वासु, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश में आज एनडीए की पहली बड़ी रैली है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण एक मंच पर नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन होने जा रहा है। इस मौके पर इंडिया अलायंस के घटक दलों की एक बड़ी सभा शिवाजी पार्क मैदान में होगी, जिसमें शिवसेना, ठाकरे गुट के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार बैठक में शामिल होंगे। तो आज प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में होंगे। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण के साथ साथ, पवन कल्याण को आपने कई मूवीज में एज अ लीड एक्टर देखा होगा, साउथ की फिल्मों के हीरो, और साथ ही अब राजनीति में भी क्योंकि वो आ चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू
तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख, जिसके बाद आज नजर आएंगे मंच पर ये सारे ही चेहरे। तो वही कांग्रेस कल प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। कल बचे हुए 18 प्रत्याशियों की घोषणा संभव है। कल सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। अब तक कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इंडी गठबंधन के तहत खजुराहो लोकसभा सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी। तो एक सीट समाजवादी पार्टी को और 28 सीट कांग्रेस के पास। एक सीट जो समाजवादी पार्टी को दी गई है वो है खजुराहो की सीट। यहां से समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडी गठबंधन जो है वो भी चुनावी मैदान में है और ऐसे में यहां पर प्रत्याशियों का ऐलान होना अभी बाकी है कुछ सीटों पर, तो बहुत जल्द ये भी संभव है। वासु चौरे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, अभी भी कांग्रेस ने अपने पत्ते पूरे नहीं खोले हैं, इंतजार और करना होगा। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव कांग्रेस 28 पर लड़ेगी। एक पे समाजवादी पार्टी खजुराहो सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन कांग्रेस महज 10 प्रत्याशियों की घोषणा अब तक कर पाई है। अगर आप मुख्य तौर पर देखें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर के साथ ही झाबुआ, रतलाम जैसी जो सीटें हैं जो लगातार चर्चाओं में रहती हैं और यहाँ के पे राजनीतिक जो सियासी घटनाक्रम है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, बदलते हैं। इन सीटों पर भी कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। हालांकि देखिए, कल सीसी की बैठक होनी है और ये बताया जा रहा है कि सीसी की बैठक में अंतिम जो 18 नाम अभी कांग्रेस के आने शेष हैं उन पर भी मुहर लग जाएगी। पहले जो 10 नामों की सूची आई उसमें ज्यादातर युवा चेहरों को कांग्रेस ने मौका दिया है। 8 नाम जो हैं 10 में से वो 50 वर्ष के नीचे के जो हैं वो हैं और उनको चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारने का काम किया। कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम लोग आगे लाएंगे ताकि एक भविष्य की लीडरशिप डेवलप हो सके, लेकिन इसके साथ ही दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने की बात भी जो है वो लगातार सामने आ रही थी। राजगढ़ सीट भी अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो राजगढ़ से क्या दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह आते हैं और वो इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसके अलावा अगर आप रतलाम झाबुआ की बात करते हैं तो वहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का नाम लगातार जो है वो चर्चा में बना हुआ है। गुना एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है, तो कांग्रेस उनके सामने कौन सा कैंडिडेट उतारेगी। पूर्व पीसीसी चीफ और मंत्री अरुण यादव का नाम भी लगातार सामने आया था कि वो गुना से चुनाव लड़ सकते हैं, तो गुना में कौन फेस होगा जो सिंधिया को रोक सके, इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार मशक्कत कर रही है। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां लंबे समय से कांग्रेस को जीत नहीं मिली है, चाहे आप होशंगाबाद, नरसिंहपुर की बात करें या फिर जबलपुर लोकसभा सीट की अगर आप बात करते हैं तो इन सीटों पर कौन सा दमदार प्रत्याशी मैदान में उतरता है, कैसे कांग्रेस क्षेत्रीय, जातीय और तमाम जो सियासी समीकरण है उनको यहाँ पर साधने का काम करेगी, उनसे डील करने का काम करेगी। और 19 में जो परिणाम कांग्रेस के लिए आए थे वो उतने बेहतर नहीं थे, मात्र 1 सीट जीती थी और 28 सीट कांग्रेस ने गंवा दी थी, तो वो तस्वीर कितनी बदलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी भी इंतजार करना बाकी है क्योंकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और बहुत जल्द कांग्रेस भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। अक्सर आपने किसी भी सामान के या किसी भी चीज के खराब होने पर एक कहावत सुनी होगी, रायता फैल गया, लेकिन रायपुर में पेट्रोल फैल गया। जी हां, इसे लापरवाही कहें या क्या कहें, स्कूटी में पेट्रोल भरते समय पाइप फट गई और पाइप फटने से पेट्रोल से एक युवक भीग गया। आसपास खड़े लोग भी पेट्रोल से भीग गए। पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गया। पचपेड़ी नाका के पेट्रोल पंप का यह मामला है। अब इसे लापरवाही कहें कि क्या कहें, तस्वीर आप देखिए, पानी जैसे पेट्रोल बहता हुआ यहां नजर आ रहा है कि मानो पाइप में लीकेज आ गया हो। लेकिन सवाल ये कि जब इस तरह का ये पाइप हो चुका था तो इसको चेंज क्यों नहीं किया गया, इसे बदला क्यों नहीं गया समय रहते? क्या इंतजार कर रहे थे यहाँ पर लोग कि पाइप फटे और पेट्रोल फैले? कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, पेट्रोल जैसी चीजें। अब ऐसे में लापरवाही की भी बात सामने आ रही है। स्कूटी में पेट्रोल भरते समय ये पाइप फटा और फिर देखते ही देखते इस पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पूरे पेट्रोल पंप में फैल गया। वहां पर मौजूद एक शख्स जो स्कूटी में भरवा रहा था पेट्रोल वो भी भीग गया। इसके अलावा आसपास जितने लोग खड़े थे वो भी भीग गए, कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। तस्वीर देखिए, ये पाइप की हालत है। पेट्रोल पंप पर
इस तरह की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या किसी बड़े हादसे को न्योता दिया जा रहा है? एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रायपुर के पेट्रोल पंप पर। एक पेट्रोल पंप की तस्वीर जहां स्कूटी भरवाने के समय पेट्रोल का पाइप फटा और पानी के फव्वारे की तरह पूरा पेट्रोल इधर उधर फैल गया। आसपास खड़े लोग भी भीग गए, कर्मचारी जो वहां पर मौजूद थे वो भी भीग गए। लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पाइप को लेकर, पेट्रोल पंप पर कितनी बड़ी लापरवाही क्यों? तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, क्या ये पता चल पाया कि आखिर क्यों पाइप की हालत ऐसी थी बावजूद इसका इस्तेमाल किया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है वो पचपेड़ी नाका का है, जहां पर एमएस पाली फ्यूल्स में जो है पेट्रोल डलवाते वक्त पाइपलाइन फट गया था और उसके बाद वहां पे आसपास जो लोग थे उन लोगों में हड़कंप मच गया और जो पेट्रोल जो युवक डलवा रहा था वो भी पूरी तरह से पेट्रोल में भीग गया था। हालांकि इस पूरे घटने में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही पेट्रोल पंप वालों के द्वारा ये जो है सामने आई है और एक बड़ा हादसा जो है वो होते होते टला है। फिलहाल अभी किसी भी कारणों का पता जो है वो नहीं चल पाया है और इसकी जांच जो है वो अभी की जा रही है। जी, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही के लिए कोई जवाबदेही है क्या तनु? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी लापरवाही जो है वो पेट्रोल पंप वालों के द्वारा तो सामने आई है। खासी जब ये लापरवाही लोगों ने देखा तो उन्होंने इसका वीडियो जो है वो बनाया, उसके बाद इसको सोशल मीडिया में वायरल किया है और हालांकि अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं, बड़ा हादसा होते होते टला है और उसको लेकर जांच का जो कार्य है वो जारी है। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। मुरैना में रेत माफियाओं पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जहां अवैध रेत ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को खदेड़ा गया है और 6 मौके से फरार हैं। नेशनल हाईवे 44 का यह मामला, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम लगातार। ये तस्वीर बार बार दिखाने का मतलब ये है कि अब सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए और माफियाओं के लिए खासतौर पर कि अब माफिया पुलिस से नहीं बच पाएंगे। रेत माफियाओं पर पुलिस एक्शन लगातार ले रही है। नेशनल हाईवे 44 पर छौंदे पुल का यह मामला और यहां पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। तो वहीं आगरमालवा में यात्री बस पर पथराव किया गया, अज्ञात लोगों ने पथराव किया है। 3 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, एक यात्री झालावाड़ रेफर किया गया है। सुसनेर सोयत के बीच ये पथराव हुआ है। इंदौर से ये बस दिल्ली जा रही थी और इस बीच पथराव। लेके आ रहा था, गाड़ी चला रहा था, साइड में 3, 4, 5 बंदे खड़े थे। कहाँ पे? ये अपने सुसनेर पार करके। तो उन्होंने एक ये भैया भी थे खड़े, मैं गाड़ी चला रहा था, उन्होंने पत्थर फेंके, शीशा गिर के मेरे चोट आ गई। भोपाल में चलती कार में आग लग गई और कार में सवार 6 लोग थे। थाना प्रभारी ने सभी को बाहर निकाला। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भी भर्ती हैं कुछ लोग। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कार की, जो कि आग का गोला बन चुकी है। बीच सड़क पर कार में आग लगी, 6 लोग सवार थे, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। और चलिए एक नजर टॉप 20 खबरों पर।